Good morning, student. Today, in the second part of chapter 6, Judiciary, we are going to discuss the following topics. First, judicial activism. Second, judiciary and rights. Third, judiciary and parliament. Now start judicial activism. Have you heard of them, judicial activism or public interest litigation? ज़रूर सुना होगा। आजकल ये जो टर्म है जुडिशल एक्टिविटीज़म या PIL, ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। बोथ दिस टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन द डिस्कशंस अबाउट जुडिशरी एंड in recent years many people think that these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly। कि इन दो टर्म के कारण ही आज जो जुडिशरी है वो पीपल के और भी ज़्यादा क्लोज आ गई है, यानी पीपल की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्पफुल बन गई है। यहाँ पेज नंबर 135 पर आपका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जुडिशल एक्टिविटीज़म से रिलेटेड, कि जिस तरह से कोई कहीं स्ट्राइक हुई है पोस्ट ऑफिस में जिसके कारण पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है, बट उनकी कुछ डिमांड है जो कि वो गवर्नमेंट से पूरी करवाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है। तो इस केस में जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर कर रही है और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो उनकी डिमांड को पूरा करे या अदर किसी वे से पोस्ट ऑफिस ओपन करवाए जिससे कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस कार्टून से हमें ये पता लग रहा है कि जो जुडिशरी है वो पब्लिक की नीड को, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में अपना रोल प्ले कर रही है। The chief instrument through which judicial activism has flourished in India in public interest litigation and social action litigation। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज PIL और SAL, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे जो जनरल क्या होता है कि एक पर्सन होता है उसके साथ अगर कुछ भी रॉन्ग होता है, उसके राइट वायोलेटेड होते हैं या और कुछ होता है, चाहे वो पीपल उसका जो है राइट वायोलेट करते हैं या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या और किसी भी तरह से उनकी जो कोई भी डिस्प्यूट होता है उनके साथ, तो वो जो पर्सन है वो खुद कोर्ट में अप्रोच करता है। A person whose right have been violated or who is involved in a dispute would have the court of law। This concept underwent its change around 1979। लेकिन जो अब ये जो सिस्टम है वो 1979 से चेंज हो गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई पर्सन या कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो खुद कोर्ट में नहीं जा सकते, वो अप्रोच नहीं कर सकते, उनकी एक्सेस नहीं है कोर्ट तक। तो उनके प्लेस पर अगर कोई और उनके केस को कोर्ट में फाइल करता है, कोर्ट में सबमिट करता है, तो कोर्ट उस पर भी विचार करती है। और ये जो PIL है इसी को ही PIL कहते हैं। ये जो PIL है वो 1979 से स्टार्ट हुई है। इन 1979 द कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट डिसाइडेड टू hear a case where the case was filed not by the aggravated person but by others on their behalf, as this case involved a consideration of an issue of public interest। और ये केस पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो सकता है, इसीलिए इसको PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। एंड such other cases came to be known as public interest litigation। Around the same time, the Supreme Court also took up the case about right of prisoners। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे प्रिजनर्स के राइट के लिए एक केस फाइल किया गया था किसी और पर्सन ने। This opened the gates for large number of cases where public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life and condition of poor। इसमें ऐसे केस आते हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, ये कंडीशन ऑफ पुअर्स है, मैनी अदर इश्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। PIL हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़म। Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to case brought before it, began considering many cases
merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court। और जुडिशरी ने कई ऐसे जो केस है कंसीडर किए हैं जो कि ओनली न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर बेस्ड थे या ओनली एक पोस्ट कार्ड के थ्रू ही कोर्ट को ये कंसीडर करने के लिए वो केस भेजे गए थे। देयरफॉर द टर्म जुडिशियल एक्टिविटीजम बिकेम द मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। इसलिए ये जो जुडिशियल एक्टिविटीजम की जो टर्म है ये जुडिशरी के रोल को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाती है और भी ज़्यादा हेल्पफुल बनाती है पब्लिक के लिए। यहाँ आपके सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सम अर्ली PIL जो आई है इसको आप रीड कीजिएगा। थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट। जैसे PIL के थ्रू कोर्ट ने कौन कौन से कैसे कैसे केस सोल्व किया, जैसे क्लीन एयर, ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का रिलेटेड नहीं है, ये सोसाइटी से रिलेटेड केसेस होते हैं। क्लीन केयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग आर राइट for the entire society. Therefore, it was felt by the court that individuals as part of the society must have the right to seek justice wherever such rights were violated. ये इसकी इम्पोर्टेंस है PIL की। Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those sections who कैन नॉट ईजिली अप्रोच द कोर्ट। कि PIL के थ्रू जुडिशरी सोसाइटी के उस सेक्शन की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन प्रॉब्लम को भी कंसीडर किया जाता है जिनकी कोर्ट तक इजीली पहुंच नहीं होती। वो जो पीपल है, वो पुअर पीपल है, वो कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर सकते, अपने केस को फाइल नहीं कर सकते, अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते। फॉर दिस पर्पज द जुडिशरी allowed public spirited citizens, social organization and lawyers to file petition on behalf of the needy and the deprived people। इस पर्पज के लिए जुडिशरी जो या तो फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NGO होते हैं या लॉयर है या अदर जो सोशल वर्कर्स है, उनको अलाउ करती है कि वो उनके बिहाफ पर उनके जुडिशरी के सामने वो केस लाए और जुडिशरी उसको कंसीडर करके उन लोगों के लिए कोई नीडफुल हेल्पफुल कोई डिसीजन दे सके। जुडिशियल एक्टिविटीज़म हैज़ हैड मैनीफोल्ड इम्पैक्ट। इसके क्या क्या इम्पैक्ट है कई पॉलिटिकल सिस्टम पर, जैसे कि फर्स्ट इट हैज़ डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट आल्सो ग्रुप ऑफ एसेस टू द कोर्ट। PIL से क्या है कि इंडिविजुअल को ही जस्टिस नहीं मिलता, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल को ही जस्टिस मिलता है। इट वाज फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। सेकंड, इसका इम्पैक्ट क्या है कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल यानी आंसरेबल बनाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इट हैज़ आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। और इसका थर्ड इम्पैक्ट क्या है कि इलेक्टोरल सिस्टम को ये ज़्यादा फेयर बनाता है। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम along with educational qualifications so that the people could elect their representatives based on the accurate knowledge। For example, जैसे इलेक्शन के लिए जब कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें साथ में एक एफिडेविट भी देना पड़ता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो जितनी भी उनके पास मनी है, उन सब का जो उनके पास एसेट्स है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, इन सब के जो डिस्क्रिप्शन है वो उनको एफिडेविट में देना होता है, जिससे कि जो वोटर है उनको क्लियर नॉलेज हो कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। ये सब जुडिशरी के डिसीजन के बाद ही स्टार्ट हुआ है, जिससे कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो और भी ज़्यादा फेयर बना है। बट ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसके कुछ नेगेटिव साइड भी है। वो क्या है? फर्स्ट क्या है? इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होती है कि पूरी कंट्री में इतने सारे केस हैं, उन सबको जो फेस करना, कंसिडर करना जुडिशरी का ही फंक्शन है। और इस PIL के कारण जो कोर्ट है वो और भी ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई है। Secondly, judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and legislature on the one hand and the judiciary on the other hand। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो
डिस्टेंस है, जो उनका सेपरेशन है वो कम हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम भी क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन करना, लेकिन कभी कभी जुडिशरी को भी जो लॉ है या अदर पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो जिसके कारण एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। द कोर्ट हैज इन्वॉल्व इन रिसॉल्विंग क्वेश्चन विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि कोर्ट भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी है जो जिनको सॉल्व करने की जो ड्यूटी है, फंक्शन है, वो एग्जीक्यूटिव का है। Together, these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of fundamental rights of the citizens on the one hand and the interpreter of the Constitution of the other. ये जो दो राइट है, फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये इन दो राइट से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर बन गया है और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट भी जुडिशरी का है और जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का राइट भी जुडिशरी का। द सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन अबाउट द इन्वॉल्व जुडिशियल रिव्यू। अब है जुडिशियल रिव्यू, अभी तक हमने रीड किया था जुडिशियल एक्टिविटीजम और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी जुडिशियल एक्टिविटीजम की तरह, जैसे जुडिशियल एक्टिविटीजम में तो किसी के थ्रू कोई भी जो अदर पर्सन के लिए कोई भी केस फाइल कर सकता है, और जुडिशियल एक्टिव रिव्यू में क्या होता है कि जैसे अभी जस्ट हमने रीड किया कि किसी भी लॉ को अगर जुडिशरी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर दिया है तो वो जो राइट है जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Judicial review means the power of the Supreme Court or High Court to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that the laws is inconsistent with the provisions of the Constitution. Such a law is declared as unconstitutional and incapable. यानी कि किसी भी लॉ को, किसी भी पॉलिसी को जो गवर्नमेंट बनाती है उसको जुडिशरी में अगर प्रूव कर दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं। जो लोअर कोर्ट है वो ऐसा नहीं कर सकते, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है और वो फिर इनएप्लीकेबल बन जाता है, यानी गवर्नमेंट फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ये जो पावर है जुडिशरी की, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है 140 पेज पर, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। वैसे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट दोनों अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स है, उसमें से लेजिस्लेचर फर्स्ट है, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी है। बट जुडिशरी है वो पार्लियामेंट से भी कनेक्टेड है। किस तरह से? अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as power of the president and governor, were brought under the purview of the court. There are many examples in which the Supreme Court actively involved itself in the administration of the justice by giving direction टू द एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव को कई बार डायरेक्शन देते हैं। इट गेव डायरेक्शन टू सीबीआई टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द हवाला केस, द नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स, जैसे ये जो इलीगल काम होते हैं इसके लिए जुडिशरी ही गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देती है कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाए, किसके अगेंस्ट में, पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में और ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में। You may have heard about some of these cases. Many of these examples are the product of judicial activism. The Indian Constitution is based on a delicate principle, limited separation of powers and checks and balances. ये हमने पहले
अब 10th क्लास में भी आया था, चेक एंड बैलेंस, यानी कि जो तीनों ऑर्गन्स है इनकी तीनों की अलग अलग जो पावर है, और ये सेपरेट, इनके अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट होता है. दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग. दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज and amending the constitution. The executive is supreme in implementing them, while the judiciary is supreme in setting disputes and deciding whether the laws that have been made are in the accordance with the provisions of the constitution. ये हम कई बार रीड कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो मेकिंग ऑफ द लॉ में इन्वॉल्व होती है, और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, और जुडिशरी सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स में होती है. Despite such clear-cut division of power, the conflict between the parliament and judiciary and the executive and the judiciary has remained a recurrent theme in the Indian politics. ये जो क्लियर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसके बाद भी पार्लियामेंट और जुडिशरी में भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी डिस्प्यूट है. जो हमारी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें इनमें जो डिस्प्यूट है वो चल रहे हैं. जुडिशरी और पार्लियामेंट में मेन जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, वो है फर्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. फर्स्ट जो है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका क्या स्कोप है, क्योंकि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था. आज 6 फंडामेंटल राइट्स है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7 थे. बाद में लेजिस्लेचर ने ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट को है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाला था. इसके कारण पार्लियामेंट में और जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट है. सेकंड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, एब्रिजेस और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स. की जो पार्लियामेंट की पावर क्या है कि वो कितना फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन को मिले हैं फंडामेंटल राइट, वो उसको कितना वो कम कर सकती है, कहाँ उनको वो बंद कर सकती है. वट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, जो वैसे तो पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, लेकिन कहाँ तक जो है वो पार्लियामेंट को राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है. कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट एब्रीज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल. क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है कि जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो, या फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दे. ऐसे ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जुडिशरी में और पार्लियामेंट में चल रहे हैं. In 1973, the Supreme Court gave a decision that has becoming very important in regulating the relations between the parliament and the judiciary. Since then, this causes the famous in Keshwanand Bharti case. In the case, the court ruled that there is a basic structure of constitution and nobody, not even the parliament, can violate the basic structure. In 1973 में केशवानंद भारती का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने. उसमें ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेमस जो बेसिक्स है, जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती. ये केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया जो पार्लियामेंट के लिए और जुडिशरी के लिए, जो दोनों के रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द कोर्ट डिड 2 more थिंग्स. फर्स्ट, इट सेट द राइट टू प्रॉपर्टी. एक जो स्टार्टिंग में जो मैंने अभी कंट्रोवर्सी में बताया था आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी का स्कोप क्या है, उसमें भी डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने. वो क्या है कि इट सेट दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ देयरफॉर कुड बी सूटेबली एब्रेज्ड. कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उसको कुछ अमेंडमेंट कर सकती है. सेकेंडली, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, कोर्ट ने ये राइट अपने पास ही रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा मैटर उसको वॉयलेट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता. दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेज इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे हमें इस एग्जांपल से हमें पता लगता है कि जुडिशरी के पास
ऐसी कौन सी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। Some issues still remain a bone of contention between the two. Can the judiciary, ये between the two का means है parliament और judiciary, इसमें अभी भी उनके बीच में कुछ इशू है। जैसे कैन द जुडिशरी इंटरवेन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, की जुडिशरी क्या लेजिस्लेचर में इंटरफेयर कर सकती है और उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी कंट्री में और उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर सुप्रीम पावर है और वो अपने आप को जो गवर्न करने के लिए अपने मेंबर के बिहेवियर को रेगुलेट करने में रूल बना सकती है। Thus the legislature can punish a person who the legislature holds guilty of breaching privileges to the legislature. Can a person who is held guilty for breach of parliamentary privileges seek protection of the court? Can a member of the legislature against whom the legislature has taken disciplinary action get protection from the court? But these issues are unsolved and are matters of potential conflict between the parliament and judiciary. The constitution provides that the conduct of judges control be discussed in the parliament. कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन प्रोवाइड किया हुआ है कि एक दूसरे से ये जो ऑर्गन्स है वो कनेक्ट रहते हैं। हालांकि इनके अंदर ओरिजिनल पावर शेयरिंग है बट ये एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी इनमें चेक एंड बैलेंस रहेगा। जैसे अगर जजेस का जो कंडक्ट है वो अगर ऑब्जर्व होगा वो कहाँ होगा, पार्लियामेंट में, क्योंकि इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में ही चलाया जाएगा। और अगर पार्लियामेंट में कोई प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट के मेंबर में कहीं है, तो उसको जुडिशरी कंट्रोल करेगी। देयर हैव बीन सेवरल एग्जाम्पल वेयर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव कास्ट एस्पिरेशन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। ऐसे भी कई एग्जाम्पल है कि जहाँ लेजिस्लेचर ने, चाहे पार्लियामेंट है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है, ने जुडिशरी को रेगुलेट किया है। द जुडिशरी टू आल्सो क्रिटिसाइज द लेजिस्लेचर एंड इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर। और इसी तरह जो जुडिशरी है उसने भी लेजिस्लेचर को रेगुलेट किया है और लेजिस्लेचर के लिए इंस्ट्रक्शन को इशू किया है अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। The legislature see this as violating the principle of parliamentary sovereignty. These issues indicate how delicate the balance between the two organs of the government. ये इशू हमें बताते हैं कि दोनों के बीच में, ये गवर्नमेंट के जो टू ऑर्गन्स है इनके बीच में बैलेंस किस तरह से बनता है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर each organ of the government in a democracy to respect the authority of others. और डेमोक्रेसी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन की रिस्पेक्ट करना भी डेमोक्रेसी को के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पेज पर आपका पेज नंबर 143 पर ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट पार्ट में और इस सेकंड पार्ट में। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये फर्स्ट पार्ट में आपका डिस्कस हुआ था। सेकंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस, ये भी फर्स्ट पार्ट में हुआ था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। थर्ड स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब सेकंड पार्ट में डिस्कस हुआ है। एंड फोर्थ इंटरफेरेंस बाय द पार्लियामेंट इन द फंक्शनरी ऑफ जुडिशरी, ये भी आपका सेकंड पार्ट में डिस्कस हुआ है। तो ये चारों जो क्वेश्चन है शॉर्ट में आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, बाय।